हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए, हमारी अक्ल दाढ़, हमारे घरों की दीवारों में दौड़ती हुई बिजली और हमारे खून की एक लाल बूंद, इन तीनों में क्या समानता है? सतह पर देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम विज्ञान की गहराई में उतरें तो ये सब एक ही विशाल सिस्टम के हिस्से हैं। आज के इस गहन अध्ययन में यानी इस मास्टर क्लास में हमारा मिशन डीएलएड 4th सेमेस्टर के विज्ञान पाठ्यक्रम का पूरा 100% रिवीजन करना है। हाँ, और हम इसे किसी बोरिंग क्लासरूम लेक्चर की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम नहीं। हम 7 अध्यायों के तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। और ये बहुत ही जरूरी दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए विज्ञान कोई सूखी हुई जानकारी का संग्रह नहीं है। ये तो एक कहानी है, सिस्टम्स और ऊर्जा के प्रवाह की कहानी। प्रकृति अपनी ऊर्जा कैसे बांटती है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, भौतिक दुनिया में ऊर्जा कैसे बहती है, आज हम इन सब कड़ियों को जोड़ेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरुआत से करते हैं, यानी जीवन की उत्पत्ति और विकास। जब हम इवोल्यूशन या विकासवाद की बात करते हैं तो अक्सर दो विचार आपस में टकराते हैं। हाँ, लेमार्क और डार्विन के सिद्धांत, है ना? बिल्कुल। लेमार्क की थ्योरी सुनने में बड़ी लॉजिकल लगती है कि जीव जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो विकसित हो जाएगा। उनकी एक किताब थी ना, फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। हाँ, उसमें उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था कि नीचे की पत्तियां खत्म हुई तो जिराफ ने अपनी गर्दन ऊपर की पत्तियों तक पहुंचने के लिए खींची। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई और यही लंबी गर्दन उनके बच्चों में भी आ गई। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा गया। सुनने में ये बहुत सहज लगता है, लेकिन हम सोचकर देखिए, अगर कोई लोहार जीवन भर हथौड़ा चलाकर अपने हाथों की मांसपेशियां मजबूत कर लेता है तो क्या उसका बच्चा जन्म से ही बॉडी बिल्डर पैदा होता है? अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। यहीं पर डार्विन ने आकर पूरी तस्वीर बदल दी। अपनी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने कहा कि प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। डार्विन का जो प्राकृतिक चयनवाद या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, वो कहता है कि जिराफों ने अपनी गर्दन खींचकर लंबी नहीं की, बल्कि पुरानी आबादी में कुछ जिराफ लंबी गर्दन वाले थे और कुछ छोटी गर्दन वाले। अच्छा, तो जब नीचे का खाना खत्म हुआ तो छोटी गर्दन वाले भूख से मर गए? बिल्कुल, सिर्फ लंबी गर्दन वाले बचे, उन्होंने ही आगे प्रजनन किया। यानी प्रकृति ने उन्हें चुना जो उस माहौल के लिए सबसे फिट थे। इसे ही हम योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। तो डार्विन के हिसाब से ये बदलाव किसी प्रयास का नतीजा नहीं था। जो पहले से मौजूद विविधता थी, प्रकृति ने उसमें से बेस्ट को छांट लिया। एकदम सही। और बाद में विज्ञान ने डार्विन की बात को और पुख्ता किया। अमदी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। हाँ, म्यूटेशन के बारे में तो सबने सुना ही है। हाँ, उन्होंने बताया कि जीवों के डीएनए में अचानक कुछ जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं। इसी तरह बीजमैन ने नव डार्विनवाद दिया, जिसमें उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को आधुनिक जेनेटिक्स के साथ जोड़ दिया। वो चूहों वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, बीजमैन ने चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि लेमार्क गलत थे। पूंछ कटने के बाद भी हर बार चूहे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। ये हुई ना बात। विकास के इस लंबे सफर ने हमारे शरीर में कई तरह के अंग बनाए हैं और अंगों की संरचना पर अक्सर भारी कंफ्यूजन होता है। समजात और समरूप अंगों को लेकर? हाँ, होमोलोगस और एनालॉगस अंगों को लेकर मुझे हमेशा से इनमें उलझन रही है। क्या हम इसे किसी मशीन या फैक्ट्री के उदाहरण से समझ सकते हैं? कैसे? मान लीजिए एक ही तरह की मोटर है, जिसे एक बार पंखे में लगा दिया और दूसरी बार मिक्सर ग्राइंडर में। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तरीका है इसे समझने का। समजात अंग वास्तव में उसी मोटर की तरह हैं। उनकी बेसिक उत्पत्ति और अंदरूनी रचना यानी हड्डियों का ढांचा एकदम एक समान होता है, लेकिन बाहर से इनके काम बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, इंसान का हाथ चीजें पकड़ने के काम आता है, कुत्ते के अगले पैर दौड़ने के काम आते हैं और चमगादड़ के पंख उड़ने के। लेकिन अगर आप इन तीनों का एक्सरे देखेंगे तो हड्डियों का पैटर्न एक ही मिलेगा। यही समजात अंग हैं। और समरूप अंग इसका ठीक उल्टा होंगे, मतलब काम एक जैसा लेकिन बनावट अलग। बिल्कुल। समरूप अंगों का बेहतरीन उदाहरण है एक पक्षी के पंख और एक तितली के पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं। हाँ, दोनों का काम सिर्फ एक है, हवा में उड़ना। लेकिन पक्षी के पंख में हड्डियां और मांस होता है, जबकि तितली के पंख में कोई हड्डी नहीं होती, वो काइटिन से बना होता है। उनका एवोल्यूशन अलग अलग रास्तों से हुआ है। अच्छा, और कुछ अंग ऐसे भी हैं जो एवोल्यूशन के रास्ते में कहीं पीछे छूट गए लेकिन हमारे शरीर में आज भी पड़े हैं। डिस्क्रीजर ऑर्गन्स की बात कर रही हैं? हाँ, जिन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे हमारी अक्ल दाढ़, त्वचा के बाल या हमारी पुछ का शेरुका जिसे टेल बोन कहते हैं। अब हमें पूंछ की जरूरत नहीं है पेड़ पर बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन हड्डी का वो हिस्सा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। वो हमारे एवोल्यूशनरी इतिहास के गवाह हैं। अब अगर हम एक अकेले जीव के शरीर से बाहर आएं और पूरे इकोसिस्टम को देखें तो वहां भी एक बहुत दिलचस्प नियम लागू होता है, ऊर्जा प्रवाह वाला नियम। हाँ,
पर्यावरण में ऊर्जा कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा एक दिशा में बहती है। इसे लिंडमान का 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मान लीजिए सूरज से उत्पादक यानी घास को 1000 यूनिट ऊर्जा मिली। अब जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डा उस घास को खाएगा तो उसे पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। टिड्डे को घास की ऊर्जा का सिर्फ 10% यानी 100 यूनिट ही मिलेगा। बाकी का 90% घास ने खुद के विकास में और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में खर्च कर दिया। ही हो सकती। चौथे या 5वें स्तर तक जाते जाते ऊर्जा बचती ही नहीं है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात है जो हमेशा मेरे दिमाग में अटकती है। हमें पढ़ा है कि पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा होता है, तो फिर तालाब का पिरामिड हमेशा उल्टा क्यों होता है? ये थोड़ा अजीब लगता है कि उत्पादक कम हो और उपभोक्ता ज्यादा। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है क्योंकि हम संख्या और भार में अंतर नहीं कर पाते। जब हम तालाब के इकोसिस्टम में जैव भार यानी जीवित जीवों के कुल वजन का पिरामिड देखते हैं तो वो उल्टा बनता है। अच्छा, वजन के हिसाब से। हाँ, इसका कारण बहुत ही वैज्ञानिक है। तालाब में जो उत्पादक हैं, जैसे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, उनका जीवनकाल कुछ ही घंटों का होता है। वे बहुत तेजी से पैदा होते हैं और तुरंत मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं। मतलब किसी भी एक सेकंड में अगर हम पूरे तालाब के फाइटोप्लैंक्टन का वजन करें तो वो वजन उन बड़ी मछलियों के कुल वजन से काफी कम होगा जो उन्हें खा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन टिकते ही नहीं हैं, वे तेजी से बनते और खत्म होते रहते हैं। इसलिए बड़ी मछलियों का पल्ला हमेशा भारी रहता है और पिरामिड उल्टा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और यही प्रकृति का बैलेंस है। जब प्रकृति में ये सीधी खाद्य श्रृंखलाएं जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप आपस में उलझ जाती हैं तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। टिड्डे को सिर्फ मेंढक नहीं खा सकता, चूहा भी खा सकता है, जिससे इकोसिस्टम को स्थिरता मिलती है। और इस पूरी साइकिल को पूरा करने में एक बहुत ही अहम कड़ी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, खाद्य जाल में कवक और जीवाणु जो कि अपघटक होते हैं वो प्राकृतिक सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं। डिकम्पोजर्स। अगर ये अपघटक ना हो तो ये धरती मरे हुए जीवों और कचरे के ढेर में दब जाएगी। ये एक शानदार ऑब्जर्वेशन है। अपघटक ऊर्जा के प्रवाह को एक चक्र में बदल देते हैं जिससे मिट्टी को फिर से खनिज मिल जाते हैं। प्रकृति का बाहरी इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये तो हमने समझ लिया। अब चलिए इसी ऊर्जा और ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट को हमारे शरीर के आंतरिक इकोसिस्टम पर लागू करते हैं, यानी हमारा रक्त, हमारा ब्लड। खून देखने में तो बस एक लाल रंग का तरल पदार्थ लगता है, लेकिन असल में ये एक जीती जागती नदी है। अगर हम खून की एक बूंद को लैब में मशीन के अंदर तेजी से घुमाएं, मतलब सेंट्रीफ्यूज करें, तो वो 2 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है। हाँ, और जो ऊपर का हल्का पीला हिस्सा होता है, जो पूरे खून का लगभग 55 से 60% होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। राइट। ये प्लाज्मा अपने आप में एक चमत्कार है। इसका 90% हिस्सा सिर्फ पानी है, बाकी 10% में प्रोटीन और लवण होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे -25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 12 महीने? ये तो बहुत बड़ा समय है। हाँ, ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरजेंसी में जब किसी को खून की जरूरत होती है तो ये प्लाज्मा सीधे जान बचाता है। और खून का बाकी 40 से 45% हिस्सा रुधिर कणिकाओं से बना होता है। यही वो असली वर्कर हैं जो मेहनत करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की होती हैं, जिनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बिल्कुल। इनका जन्म हमारी हड्डियों के बीच मौजूद अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका मुख्य काम शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। लेकिन शरीर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से नहीं चलता, उसे सुरक्षा भी चाहिए। ये सुरक्षा श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC देती हैं। इन्हें तो मैं शरीर का VIP बॉडीगार्ड कहना पसंद करूंगा। हाँ, बिल्कुल सटीक नाम है। ये बॉडीगार्ड्स बहुत ही दिलचस्प हैं। इनका जीवन काल सिर्फ 24 से 30 घंटे का होता है। जरा सोचिए, हमारे शरीर पर बाहरी वायरसों और बैक्टीरिया का लगातार इतना भयंकर हमला होता रहता है कि शरीर को हर दिन एक नई सेना तैयार करनी पड़ती है। और तीसरी महत्वपूर्ण कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। जब भी हमें चोट लगती है तो ये प्लेटलेट्स तुरंत वहां पहुंचकर एक जाला बना देती हैं, जिससे रक्त का थक्का या क्लॉट कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो एक छोटी सी खरोंच से भी इंसान का सारा खून बह जाएगा। सही कहा। इस पूरे ब्लड सिस्टम को समझने में सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों की खोज की। उन्होंने बताया कि हम किसी का भी खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। हाँ, खून के 4 मुख्य वर्ग हैं, A, B, AB और O। इनमें सबसे दिलचस्प ग्रुप AB और O है। असल में ये पूरा खेल खून के अंदर मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी का है।
ब्लड ग्रुप ओ वाले इंसान को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो किसी को भी खून दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओ ग्रुप वाले खून की कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता जो सामने वाले के शरीर में जाकर रिएक्शन करे। हालांकि इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। अच्छा, और ए बी ग्रुप? वहीं ए बी ग्रुप सर्वग्राही है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती जो बाहर से आने वाले खून पर हमला करे। लेकिन जहां खून जीवन देता है, वही कुछ बीमारियां इसी खून के जरिए शरीर को तबाह कर देती हैं। सबसे भयानक उदाहरण एड्स है। HIV वायरस इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो सीधे हमारे शरीर के VIP बॉडीगार्ड्स यानी WBC पर ही हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। हाँ, और जब रक्षक ही खत्म हो जाते हैं तो इंसान किसी भी छोटी बीमारी से मर सकता है। और एड्स की पहचान के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे इलीजा टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी भी खून और शरीर के तरल पदार्थों से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है जो सीधे हमारे लिवर को प्रभावित करती है। पीलिया इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। और अगर खून में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। वहीं अगर शरीर में WBC यानी हमारे बॉडीगार्ड्स पागलों की तरह बहुत ज्यादा बढ़ने लगें तो उसे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। इन बीमारियों के संदर्भ में शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें इन बीमारियों के परीक्षण और प्रभावित अंगों को ध्यान से याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधे तौर पर यहीं से सवाल बनते हैं। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, सामान्य जागरूकता के लिए भी जरूरी है। चलिए अब शरीर की नसों में बहते खून से बाहर निकलते हैं और भौतिक दुनिया की तारों में बहने वाली ऊर्जा की तरफ चलते हैं, यानी भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा और चुंबकत्व की ओर। हाँ, तो अब हमारी चर्चा का फोकस करंट पर है। जी। जब हम बिजली की बात करते हैं तो सबसे बुनियादी चीज क्या है? वो है आवेश यानी चार्ज। जी। दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है और उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो स्थिर विद्युत आवेश पैदा होता है। और एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम का नेगेटिव आवेश होता है। और जब यही आवेश एक तार के अंदर बहने लगता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा बह रही है। विज्ञान की भाषा में इसे आवेश प्रवाह की दर कहते हैं। इसे मापने का सीधा सा फॉर्मूला है I = Q और इसे एम्पियर में मापा जाता है। इसको अगर हम एक पानी के पाइप के उदाहरण से समझें तो शायद ओम का नियम समझना आसान हो जाएगा। कैसे? ओम का नियम कहता है V = I × R। अगर तार एक पाइप है तो उसके अंदर बहने वाला पानी विद्युत धारा यानी I है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सही है। इस एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो विभवांतर यानी वोल्टेज वो मोटर या पंप है जो पानी को पाइप में धकेल रहा है। अगर पंप तेज चलेगा तो पानी तेज बहेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। बिल्कुल। और प्रतिरोध यानी R क्या है? वो पाइप के अंदर फंसा हुआ कचरा या पत्थर है जो पानी को बहने से रोक रहा है। करंट को नापने के लिए हम अमीटर लगाते हैं और उस प्रेशर यानी विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा उलझा देती है वो है AC और DC करंट का कॉन्सेप्ट। हम अपने मोबाइल की बैटरी में DC इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीवार के सॉकेट से AC आती है। ऐसा क्यों है कि हम एक ही तरह का करंट हर जगह इस्तेमाल नहीं करते? इनके बीच का व्यावहारिक अंतर क्या है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, AC का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा। इसका नाम ही बता रहा है कि ये ऑल्टरनेट करती है, यानी इसकी दिशा और परिमाण बदलता रहता है, जो हमारे घरों की बिजली होती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे पावर प्लांट से हमारे घरों तक सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना बहुत आसान और सस्ता होता है। वहीं DC यानी दिष्ट धारा एक सीधी लाइन में सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, तो इसे लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। भेजना बहुत मुश्किल और महंगा होता है जी। इसलिए बैटरियों, इन्वर्टर या मोबाइल में हम DC का इस्तेमाल करते हैं। और बैटरी या सेल की बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो खिलौने या टीवी रिमोट में डलते हैं, प्राथमिक सेल या शुष्क सेल। इन्हें एक बार उपयोग किया और फेंक दिया। दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, जैसे गाड़ियों की सीसा संचायक सेल, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। एकदम सही। और जहां बिजली है वहां चुंबकत्व भी है। चुंबक की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि उसका सारा का सारा आकर्षण बल उसके सिरों पर यानी ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। बीच में आकर्षण लगभग शून्य होता है। और मजेदार बात यह है कि दुनिया का हर पदार्थ चुंबक के प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं करता। पदार्थों को चुंबकत्व के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, वो 3 प्रकार। पहले है लौह चुंबकीय, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। ये चुंबक को देखते ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनमें प्रबल आकर्षण होता है। दूसरे होते हैं अनुचुंबकीय, जैसे एल्यूमिनियम या सोडियम। ये चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन बहुत ही हल्का, इनका खिंचाव कम होता है। और तीसरे, जो सबसे अजीब है, वो है प्रतिचुंबकीय,
जैसे सोना, चांदी और तांबा। ये चुंबक से चिपकना तो दूर, उससे दूर भागते हैं, यानी प्रतिकर्षण दिखाते हैं। सोने जैसी कीमती धातु का चुंबक से दूर भागना अपने आप में एक दिलचस्प फिनोमिना है। बिल्कुल। और इन्हीं धातुओं और उनके गुणों की बात करते हुए हम बहुत ही आसानी से भौतिक विज्ञान से निकलकर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आ गए हैं। हाँ, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में हम इन्हीं तत्वों की भीतरी बनावट और निष्कर्षण को समझते हैं। रसायन विज्ञान की शुरुआत धातुओं और अधातुओं के अंतर से होती है। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, चमकदार होती हैं और बिजली की सुचालक होती हैं। सबसे बड़ी बात, ये आघातवर्धनीय होती हैं, यानी इन्हें पीट कर एक पतली चादर में बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति को नियम तोड़ने में मजा आता है। वो कैसे? पारा यानी मकरी एक ऐसी धातु है जो अपवाद है। कमरे के तापमान पर वो ठोस नहीं बल्कि तरल अवस्था में रहता है। अच्छा, हाँ। और दूसरी तरफ अधातुएं हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं। ये आमतौर पर पारदर्शी होती हैं, चमकहीन होती हैं, कुचालक होती हैं और भंगुर होती हैं। मतलब अगर आप इन्हें हथौड़े से पीटेंगे तो ये चादर नहीं बनेंगी, टूट जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा कार्बन का ही एक रूप है, यानी अधातु है। फिर भी यह दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और सबसे ज्यादा चमकदार है। लेकिन ये धातुएं हमें ऐसे ही शुद्ध रूप में धरती पर तो मिल नहीं जाती। यहीं पर खनिज और अयस्क का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी की तरह देखूं, मान लीजिए धरती से प्राप्त होने वाले सारे तत्व खनिज है, जैसे धरती के नीचे दबा हुआ कोई खजाना। लेकिन जिस खजाने को निकालने की लागत कम हो और उससे धातु आसानी से प्राप्त हो जाए, सिर्फ उसे हम अयस्क कहेंगे। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का, खजाना और उसे निकालने की लागत। इसीलिए कहा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हाँ। परीक्षा में सीधे प्रमुख अयस्कों के नाम पूछे जाते हैं। लोहे का सबसे मशहूर अयस्क हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है, लेड का अयस्क गैलेना है, जिंक कैलेमाइन से मिलता है और तांबा कॉपर ग्लास से प्राप्त होता है। अब इस अयस्क से धातु निकालने की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे का विज्ञान भी गजब है। इसके मुख्य 4 चरण होते हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, जहां गुरुत्वीय, फेन प्लवन या चुंबकीय विधि से अशुद्धियों को हटाया जाता है। दूसरा चरण निस्तापन या भर्जन है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि भर्जन वायु की उपस्थिति में। और तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, प्रगलन। वात्य भट्टी में अयस्क को बहुत ही ऊंचे तापमान पर पिघलाया जाता है। इसमें बाहर से एक रसायन मिलाया जाता है जिसे गालक कहते हैं। ये गालक अंदर मौजूद अशुद्धियों के साथ मिलकर एक हल्का पदार्थ बना लेता है जिसे धातुमल कहते हैं। अंत में चौथा चरण होता है धातु का शोधन। अब दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, उन्हें याद कैसे रखा जाए? इसके लिए वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाई। पहले मेंडलीव ने कोशिश की, उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से लगाया, लेकिन उसमें कुछ दोष रह गए, जैसे हाइड्रोजन का अस्थिर स्थान। इस समस्या को सुलझाने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी आई, जिसका आधार परमाणु क्रमांक है। इस सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। और इसके कुछ पक्के नियम हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण बढ़ता जाता है। और एक और चीज, पूरी आवर्त सारणी में सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। बिल्कुल सही कहा शिवांश मिश्रा सर के अनुसार, आवर्त सारणी के ये नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। एकदम सही। हमने विज्ञान के इन सभी नियमों को तो समझ लिया, लेकिन इस पूरे मास्टर क्लास का अंतिम लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। सबसे जरूरी है उस विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी आपातकाल में किसी की जान बचाना। और यहीं पर प्राथमिक उपचार का महत्व आता है। इसके लिए हमेशा ABC नियम याद रखना चाहिए। A का मतलब है एयरवे, श्वसन नली की जांच। B का मतलब ब्रीदिंग, सांस लेना सुनिश्चित करना। और C का मतलब सर्कुलेशन, यानी रक्त प्रवाह की जांच करना। ये नियम वाकई जीवन रक्षक है। तो दोस्तों, इस पूरे सफर को समेटते हुए अगर हम कुछ महत्वपूर्ण खोजों का त्वरित रिकैप करें, जे थॉम्सन का इलेक्ट्रॉन खोजना या डार्विन और लैंडस्टीनर की खोजें, ये सब हमें बताती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन राह आसान कर देता है। आज के इस मास्टर क्लास का सार यही है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। विज्ञान सिर्फ किताबों में रटने के लिए नहीं है। यह हमारे शरीर के बहते खून से लेकर हमारे घर की वायरिंग और हमारे दैनिक उपयोग की धातुओं तक में बसा हुआ है। क्या हम अपने आसपास के इन वैज्ञानिक चमत्कारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं? इसे सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।